ऑलराइट गाइज, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश योर ओन म्यूचुअल फंड वो कैसे होता है। बट बिफोर दैट एक काम करते हैं, हमारी किताब के अंदर म्यूचुअल फंड के बारे में क्या लिखा है ना, वो थोड़ा सा रीड करते हैं। सो हमारी किताब के अंदर कुछ ऐसा लिखा है कि म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल्स टुगेदर द रिसोर्सेज ऑफ इन्वेस्टर्स टू मेक अ फोरे इनटू इन्वेस्टमेंट्स in the capital market, thereby making the investors to be the part owner of the assets of the mutual fund. अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके वापस पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे को ध्यान देना है वो क्या है, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट। बराबर। अब यहां पर समझना है कि ये ट्रस्ट वो वाला ट्रस्ट नहीं है कि ब्रो तू मुझे ट्रस्ट करता है कि नहीं, ये वो वाला पार्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इस एंटिटी का स्टेटस क्या है। बराबर। जैसे पर्सन का स्टेटस क्या हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है, फर्म हो सकता है, एओपीबी हो। तो म्यूचुअल फंड जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो एक पर्सन है, उसका स्टेटस क्या है पता है, उसका स्टेटस है ट्रस्ट का। अब समझना कि जब भी ट्रस्ट आएगा, तो इतना तो आप लोग फाइनल के लेवल पर आ गए हो, तो एक बात जानते हैं कि जब भी ट्रस्ट वाला सेटअप आता है तो उसके साथ ट्रस्टी भी आते हैं और उसके साथ बेनिफिशियल ओनर्स भी आते हैं। उसके साथ ट्रस्टी भी आते हैं और उसके साथ बेनिफिशियल ओनर्स भी आते हैं। तो म्यूचुअल फंड के चक्कर में ट्रस्ट कौन है, म्यूचुअल फंड के चक्कर में भाई ट्रस्ट तो म्यूचुअल फंड खुद ही हो गया। ट्रस्टी कौन है, इस पे मैं थोड़ी सी देर बाद में आता हूं। बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो भाई जितने इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे कौन हो जाते हैं, बेनिफिशियल ओनर हो जाते हैं। और देखो यही चीज को आगे हाईलाइट कर रखा है कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के तरीके से सेटअप करा जाता है, जो क्या करता है, पूल्स करता है टुगेदर द रिसोर्सेज ऑफ द इन्वेस्टर्स। सारे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि भाई जितना तुम्हारा पैसा है चलो वो कलेक्ट करा जाए। वो कलेक्ट करके उसमें से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स ये लोग कहाँ कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट्स के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। देयर बाय इन्वेस्टर को ये लोग ओनर बना रहे हैं ऑफ द एसेट्स, एंड दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड इज वर्किंग। करेक्ट। अब आते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर कि अगर आपको अपना एक म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश करना है तो वो कैसे होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से और समझने की कोशिश करना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमने कंपनी लॉ के अंदर देखा था कि अगर कोई कंपनी को सेटअप करना पड़ता है, कोई कंपनी को सेटअप करना पड़ता है तो हमें क्या चाहिए होता है, कोई कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे को चाहिए होता है एक पर्सन जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। बराबर। सो वी नीड अ पर्सन हु इज अ प्रमोटर। एंड प्रमोटर क्या करता है, सारा काम करता है इन रिलेशन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। पूरा कंपनी को सेटअप करने के लिए जितने इनिशियल खर्चे हो रहे होते हैं वो सारा का सारा काम कौन कर रहा होता है, एक पर्सन जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। तो जैसे कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन चाहिए, कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्रमोटर चाहिए। उसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा कि म्यूचुअल फंड जो एक ट्रस्ट की तरीके से सेटअप होता है, म्यूचुअल फंड जो एक ट्रस्ट की तरीके से सेटअप होता है, उसको सेटअप करने के लिए कौन चाहिए, उसको सेटअप करने के लिए चाहिए एक पर्सन जिसको बोला जाता है स्पॉन्सर। उसको सेटअप करने के लिए कौन चाहिए, एक पर्सन जिसको बोला जाता है स्पॉन्सर। सो नाउ यू गेट इट कि एक प्रमोटर जो है कंपनी के लिए, वही एक स्पॉन्सर है म्यूचुअल फंड के लिए। बराबर। जो एक प्रमोटर है कंपनी के लिए वही एक स्पॉन्सर है म्यूचुअल फंड के लिए। अच्छा, और तो और ये जो स्पॉन्सर होता है, ये स्पॉन्सर का स्टेटस क्या होता है, तो ये जो स्पॉन्सर होना चाहिए ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो अब समझ में आया कि एक पहले तो एक आदमी होगा जिसको हम प्रमोटर बोलेंगे। प्रमोटर क्या करेगा, एक कंपनी बनाएगा। अच्छा, अब इस कंपनी के मन में अगर है कि ये एक ट्रस्ट ओपन करना चाहती है म्यूचुअल फंड का, तो ये कंपनी कर सकती है और इस कंपनी को बोला जाएगा स्पॉन्सर कंपनी। तो समझना कि कोई भी म्यूचुअल फंड अगर चालू हुआ है, कोई भी म्यूचुअल फंड का एक सेपरेट लीगल एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट अगर चालू हुआ है, तो उसके पीछे कौन है, उसके पीछे एक स्पॉन्सर कंपनी है। उसके पीछे कौन है, उसके पीछे एक स्पॉन्सर कंपनी है। करेक्ट। अब थोड़ा सा लीगल सेटअप जैसा कुछ लग रहा है कि बॉस एक आदमी था जिसने कंपनी चालू करी, कंपनी स्पॉन्सर कंपनी बनी और उसने एक म्यूचुअल फंड का ट्रस्ट ओपन करा। अब देखो ट्रस्ट के साथ आप लोग एक बात तो जानते हो कि भाई जैसे ट्रस्ट आएगा वैसे ट्रस्टी भी आएंगे, और आप लोग जानते हो कि भाई जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं वो भी आएंगे। बेनिफिशियल ओनर्स कौन हो गए, वो आपको पता है कि भाई बेनिफिशियल ओनर्स यहाँ पर जो है वो हमारे इन्वेस्टर लोग हैं, वो सारे के सारे अपने बेनिफिशियल ओनर। ट्रस्टी कौन है मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये जो स्पॉन्सर कंपनी है ना, इसका सिर्फ यही काम नहीं है कि वो एक म्यूचुअल फंड को इनकॉर्पोरेट करे, वो एक ट्रस्ट को इनकॉर्पोरेट करे। जो स्पॉन्सर कंपनी है ना, उसका एक और काम है कि वो म्यूचुअल फंड जो एक ट्रस्ट है उसके ट्रस्टीज भी अपॉइंट करे।
तो अगर पूछा जाए कि भाई हु अपॉइंट्स द ट्रस्टीज फॉर द म्यूचुअल फंड, तो आंसर है द स्पॉन्सर कंपनी अपॉइंट्स द ट्रस्टीज फॉर द म्यूचुअल फंड। करेक्ट। तो अब थोड़ा सा और लीगल फॉर्मेलिटी लगा। ट्रस्टीज क्या काम करते हैं ये मैं आपको थोड़ी सी देर में आपको बताना चाहता हूं, बट उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये लीगल सेटअप अच्छा तो लगने लग गया, ये लीगल सेटअप अच्छा तो लगने लग गया, पर वो एक्सपर्ट्स कहाँ हैं जो मेरा पैसा को लेकर अच्छी जगह लगाने वाले, वो एक्सपर्ट्स कहाँ हैं? तो जैसे म्यूचुअल फंड की जो स्पॉन्सर कंपनी है वो ट्रस्टीज को अपॉइंट करती है, बराबर, जैसे स्पॉन्सर का रोल है कि वो ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, उसी तरीके से स्पॉन्सर का रोल है कि वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करेगी। याद रखना मैंने वर्ड क्या यूज करा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कौन है? स्पॉन्सर कंपनी। वो किसको अपॉइंट करते हैं? ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं, बराबर। और जो हमारी स्पॉन्सर कंपनी है वो किसको अपॉइंट करती है? वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करती है। दिस इज दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वो लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आपका पैसा लगाने वाले। अब देखो यहां पर है ना एक बहुत मस्त बात होने वाली है कि इन्वेस्टर्स का माइंडसेट और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनका माइंडसेट मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इन्वेस्टर हो, आपका मानना यह है कि यार देख मेरे को कम ही सही पर श्योर जगह अपना पैसा लगाना है, मैं पैसा हार नहीं सकता, मेरे को कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक मोटिव हो सकता है। इन्वेस्टर का एक और मोटिव हो सकता है, यार बहुत पैसे पड़े हैं अपने पास, थोड़ा सा पैसे के साथ प्ले करना है, थोड़ा सा पैसा रिस्क की जगह लगाना है, बराबर। और तो एज एन इन्वेस्टर आपके डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं। यू हैव टू प्ले सेफ, यू हैव टू पे रिस्की, बराबर, यू हैव टू प्ले डाइवर्सिफाइड प्लेड। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्ले हो सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ना, उसका क्या काम होता है पता है? सबसे पहला काम जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसका सबसे पहला काम होता है कि वो एक स्कीम लॉन्च करे। वो क्या लॉन्च करे? एक स्कीम लॉन्च करे। याद करो हमारा म्यूचुअल फंड का डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो याद रखना ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इसका सबसे पहला काम क्या है पता है? एक स्कीम बनाना। स्कीम क्या है पता है? स्कीम ये है कि एसेट मैनेजमेंट में कंपनी में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो पैसा उनको आएगा इन्वेस्टर्स से, ये वो कहां लगाना चाहते हैं। क्या ये लोग एकदम रिस्की जगह लगाना चाहते हैं? क्या ये लोग एकदम श्योर जगह लगाना चाहते हैं? क्या ये लोग मिड कैप में लगाना चाहते हैं? क्या ये लोग लार्ज कैप में लगाना चाहते हैं? क्या ये लोग स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं? क्या ये लोग गोल्ड में लगाना चाहते हैं? भाई तुम ये पैसा कहां लगाओगे ये बताओ तो सही। और अगर मेरा और तुम्हारा माइंडसेट मैच हुआ एज इन इन्वेस्टर का और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिन्होंने अपनी स्कीम लिखी वो मैच हुआ, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? तो इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा, बराबर। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो अब समझ में आया कि इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड विच बाय द वे इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ ट्रस्ट, तो वो कैसे होता है? एक स्पॉन्सर कंपनी लगती है। स्पॉन्सर कंपनी सबसे पहले तो क्या करेगी? इनकॉर्पोरेट करेगी एक ट्रस्ट को जिसका नाम होगा म्यूचुअल फंड। और तो और फिर वो अपॉइंट करेगी किसको? ट्रस्टीज को, क्योंकि ट्रस्ट है तो ट्रस्टी होना पड़ेंगे और बेनिफिशियल ओनर होने पड़ेंगे। बेनिफिशियल ओनर हो गए इन्वेस्टर्स। और जो स्पॉन्सर कंपनी है वो अपॉइंट करेगी किसको? ट्रस्टीज को। और तो और स्पॉन्सर कंपनी क्या कर रही है? अपॉइंट कर रही है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जैसे ही वो अपॉइंट करती है वैसे ही वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्या बोलती है? तुम तुम्हारी स्कीम लेकर आओ, बराबर। तुम तुम्हारी स्कीम लेकर आओ, स्कीम में बताओ कि ये जो पैसा है ये तुम कहाँ लगाओगे। अच्छा, स्कीम में और भी बहुत अच्छी चीजें लिखी होती है, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो ये काम फ्री में तो नहीं कर रही है, वो इसके अगेंस्ट कोई फी चार्ज कुछ ना कुछ तो लेने वाले हैं। फ्री में तो ये लोग कर नहीं रहे, तो जो भी फी चार्ज आप लोगों का है वो भी आप लोग डिस्क्लोज करो इसके अंदर। और इस तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनती है। इन्वेस्टर्स जो है उसका ये रोल है कि वो स्कीम को ध्यान से पढ़ें, समझें, सही लगे तो अपना पैसा वहां पर लगाएं। एंड दिस इज हाउ यू एस्टैब्लिश अ म्यूचुअल फंड। अब देखो इसमें लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से और सेबी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी निटिग्रिटीज और आ गई, वो निटिग्रिटी हम देखते हैं। देखो सबसे पहली निटिग्रिटी है कि स्पॉन्सर कंपनी कौन बन सकता है। क्या कोई भी आदमी स्पॉन्सर कंपनी खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है? तो यहां पर ऐसी एक बात है कि भाई स्पॉन्सर कंपनी जो होनी चाहिए वो सारी की सारी सेबी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और तो और
जिस भी कंपनी के मन में है ना कि वो स्पॉन्सर कंपनी बने, वो एटलीस्ट 5 years फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करी हुई कंपनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 5 years फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करी हुई कंपनी होनी चाहिए। मतलब नई कंपनी स्पॉन्सर नहीं बन सकती, कम से कम 5 साल मार्केट में तो इस कंपनी को रहना ही पड़ेगा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, और सेबी की नजरों में ये फिट होनी चाहिए। ये एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो स्पॉन्सर कंपनी बनने के लायक है। ये सारी निटी-ग्रिटीज है किसके रिलेटेड में, कि भाई स्पॉन्सर कंपनी कौन हो सकती है। अच्छा, कब से मैं आप लोगों के लिए एक बात टाल रहा हूं कि भाई ट्रस्टी कौन होते हैं, ट्रस्टी क्या कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रस्टीज को अगर आप जब भी देखो ना तो समझना कि ट्रस्टीज आर बेसिकली द वॉइस ऑफ द बेनिफिशियल ओनर्स। ट्रस्टीज हमेशा बेनिफिशियल ओनर के साथ चीटिंग ना हो जाए इसलिए वहां पर रखा जाता है। और देखो कितना आयरॉनिक है, ट्रस्टीज को अपॉइंट कौन कर रहा है? ट्रस्टीज को अपॉइंट कर रही है स्पॉन्सर कंपनी। पर ट्रस्टीज का रोल क्या है कि भाई बेनिफिशियल ओनर यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ध्यान रखना है। और इसी रीजन से कि जितने ट्रस्टीज होंगे ना उसमें से 2/3 ट्रस्टीज कौन होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जिनका कुछ भी स्पॉन्सर कंपनी के साथ लेना देना नहीं है। बराबर? ये समझ में आया ना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि 2/3 ट्रस्टीज जो है वो इंडिपेंडेंट होने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रस्टीज आर द वॉइस ऑफ द बेनिफिशियल ओनर्स, ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर कंपनी। तो भाई तुम मेरे पेरोल पर हो पर किसी और के लिए बात करोगे तो यहां पर ट्रूली उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देने के लिए, अदरवाइज ये सिर्फ एक लॉ की मिमिक्री हो जाती। दैट इज वाई यहां पर 2/3 ट्रस्टीज जो है वो क्या होने पड़ेंगे? इंडिपेंडेंट होने पड़ेंगे। और ट्रस्टीज को हमेशा याद रखना, दे आर द वॉइस ऑफ द बेनिफिशियल ओनर्स। तो यहां पर म्यूचुअल फंड के रिलेशन में अगर मैं आपको बताऊं, ट्रस्टीज का सिर्फ एक ही काम है, और वो क्या है कि भाई जितने इन्वेस्टर्स हैं ना उनके साथ कोई भी तरीके की चीटिंग ना हो जाए। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो स्कीम के अंदर बोल रही है वही काम करें। सेबी की जितनी गाइडलाइंस इन लोगों को फुलफिल करनी है ये वो लोग वो कर रहे हैं, टाइम पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सारा काम प्रॉपरली चल रहा है। ये मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल है यार, बराबर, इनका एक ही काम है कि टीचर्स अच्छे से काम करें और स्टूडेंट्स अच्छे से बेनिफिट ले पाए उस चीज का। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट निटी-ग्रिटी इन रिलेशन टू द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बराबर, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कौन हो सकती है? कोई भी कंपनी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन सकती है। तो यहां पर भी बात है भाई, इनको भी सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो अगर किसी को भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनना है तो उसको सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अच्छा, सेकंड बहुत मस्त कंडीशन, इनका मिनिमम नेटवर्थ, ध्यान से सुनना, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 100 CR से ऊपर या 100 CR होना चाहिए। बराबर, तो इन लोगों का अगर कोई कंपनी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनना है, वो एक्सपर्ट्स वाली कंपनी बनना है जो डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टर का पैसा कहां लगाने वाले, तो ये जो कंपनी है इसका मिनिमम नेटवर्थ कितना होना पड़ेगा? इसका मिनिमम नेटवर्थ होना पड़ेगा 100 करोड़ का। इसमें एक और बहुत मस्त बात है कि स्पॉन्सर कंपनी जो है ना, स्पॉन्सर कंपनी जो है, जो भी नेटवर्थ है एएमसी का, ध्यान से सुनना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो भी नेटवर्थ है उसका मिनिमम 40% हैज टू बी गिवन बाय स्पॉन्सर कंपनी। गिवन बाय स्पॉन्सर कंपनी यानी स्पॉन्सर कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कौन सा रिलेशन हो गया पता है? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का रिलेशन हो गया। पहली बात तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को नेटवर्थ कितना करना पड़ेगा? 100 करोड़ का नेटवर्थ होगा तो ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन सकती है, और ये मिनिमम लिमिट है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसने 200 करोड़ का नेटवर्थ करके चालू करा काम। ये जो 200 करोड़ का उसने नेटवर्थ कराना चालू, इसका 40%, मिनिमम 40% पेड अप शेयर कैपिटल किसने खरीदा हुआ होना चाहिए पता है? स्पॉन्सर कंपनी में। तो बहुत नॉर्मल बात है, जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है? कंपनी चालू करके भाग थोड़ी जाता है। प्रमोटर कंपनी चालू करने के बाद उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बनता है, मेंबर बनता है। तो स्पॉन्सर कंपनी क्या कर रही है? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट चालू करने के बाद, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अलॉट करने के बाद भाग थोड़ी ना जाएगा। स्पॉन्सर कंपनी क्या करेगा? स्पॉन्सर कंपनी 40% मिनिमम नेटवर्थ कंट्रीब्यूट करेगा ऑफ वॉट एवर द नेटवर्थ इज ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और यहां पर भी आप देखो कि होल्डिंग सब्सिडियरी का यहां पर एक रिलेशन सेट हो गया, तो यहाँ इन्वेस्टर के लिए चीटेड हो जाना थोड़ा इजी हो गया। इसीलिए यहाँ लॉ ने एक और रिक्वायरमेंट डाल दिया। सी दीज रिक्वायरमेंट्स में चेंज ओवर टाइम, कि 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए कि 50%, वट एवर इट इज, दीज रिक्वायरमेंट्स में चेंज ओवर टाइम, बट कंसेप्चुअली आपको साउंड होना पड़ेगा कि यार जहां पर ऐसे रिलेशंस हो जाते हैं और बेनिफिट ओनर कोई और हो रहा होता है ना, तो इंडिपेंडेंस जरूरी है। और इसी बात पर लॉ ने बोल दिया है कि भाई जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे
50% इंडिपेंडेंट होने पड़ेंगे। स्पॉन्सर कंपनी का उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सो विद दिस गाइज, दिस इज हाउ आई शेयर्ड यू कि भाई अगर आपको अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है तो किस तरीके से आप उसको एस्टैब्लिश कर सकते हो, किस तरीके से आपको एक स्पॉन्सर कंपनी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, एंड कितनी निटिग्रिटीज होती हैं। आई एम श्योर दुनिया भर की और निटिग्रिटीज होती हैं, बट यहाँ हमने ब्रीफली जो निटिग्रिटीज होती हैं वो डिसाइड कर लिया है। बताओ भाई कितने लोग हैं जिनके मन में है कि यार अपने को भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी चालू करनी है या अपने को भी एक स्पॉन्सर कंपनी बनना है। इफ एट ऑल दैट इज देयर, पुट इट इन द कमेंट्स। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग सीए करने के बाद सीएफए भी करने वाले हैं। दैट इज व्हाट आई हैव अ फीलिंग ऑफ यू। बट विद दिस गाइज, आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। प्लीज पुट अ फीडबैक, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, डिड यू लर्न समथिंग न्यू, आर यू एंजॉइंग दीज लेक्चर्स? क्योंकि बहुत जल्द हम लोग कहाँ पर आ जाने वाले हैं, सम्स वाले पार्ट पे आ जाने वाले हैं म्यूचुअल फंड के। सो विद दिस गाइज, आई होप आई ट्राई टू शेयर समथिंग विच इज न्यू टू यू, फॉरेन टू यू। आई एम श्योर म्यूचुअल फंड के बारे में आपको काफी कुछ पता होगा, बट शायद ये तो नहीं पता था। So with this guys, on this note, I'm going to be ending this video. Please leave a feedback at the end of this video. How are you feeling right now, or anything that you have on the top of your head?